हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टवानी ट्यूटोरियल्स। मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष टवानी स्वागत करता हूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस नए एपिसोड में। टुडेस टाइटल इज टू अंडरस्टैंड द कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और सवाल है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम बोलते किसको? ये एक नया सा टर्म है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के डिस्क्रिप्शन में कवर किया जाता है। इट इज द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू अ गिवन एरिया। अब एरिया छोटी हो सकती, बड़ी हो सकती, कैसी भी हो, उस छोटी या बड़ी एरिया में से लाइंस ऑफ फोर्स गुजरेगी। तो लाइंस ऑफ फोर्स उसमें से नॉर्मल इंपैक्ट कितना प्रोड्यूस करेगा? नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, दैट इज टू बी कंसीडर्ड। एनी आउट ऑफ लाइन ऑफ फोर्स नहीं चलेगा। तो अभी समझने के लिए ये मेरे पास एक एरिया है, इस एरिया में से परपेंडिकुलरली 3 लाइंस आ रही है। इस एरिया का ये सरफेस है, एंगल ऑफ 360 है, तो हम बोलेंगे कि इस लाइन का फोर्स आर पासिंग नॉर्मल। नॉर्मली मतलब टेकिंग एंगल ऑफ 90 डिग्री, परपेंडिकुलर होना चाहिए। ये एरिया है, तो ये लाइंस ऑफ फोर्स है, 90 का एंगल बनाते जा रही है। इस गिवन एरिया को मान लो 3 लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉस कर रही है। टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स, ये कितनी लाइंस क्रॉस कर रही है? 3। ये जो 3 हो गया, इस एरिया के इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। क्या हम बोलेंगे? फ्लक्स लिंक्ड विद दिस एरिया। लिंक्ड वर्ड मतलब एसोसिएट। Flux associated with this area या flux linked with this area is equal to 3। क्यों ऐसा बोल दिया? क्योंकि this is the number of total lines of force passing normally through the given area। एरिया की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। given area मतलब it can be a very small area, it could be a large area, whatever magnitude of area फर्क नहीं पड़ता। बट उसमें से लाइंस ऑफ फोर्स का नॉर्मली जाना यानी परपेंडिकुलरली जाना, ये इंपॉर्टेंट है, ये एसेंशियल इफ यू वांट टू डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लाइंस ऑफ फोर्स और से बढ़ा दूं, दिस इज 4th लाइन, दिस इज 5th लाइन पासिंग थ्रू दैट, तो बोलेंगे यहाँ का फ्लक्स कितना हो गया? इलेक्ट्रिक फ्लक्स 5। ठीक है, हम कुछ नहीं कर रहे, बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करते हैं, हम लाइंस ऑफ फोर्स को काउंट करते हैं। जो लाइंस ऑफ फोर्स को काउंट कर रहे हैं, गिवन एरिया में से कितनी लाइंस ऑफ फोर्स जा रही है, उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन करते हैं। ठीक है, लेकिन शर्त एक ही है, सारी लाइंस ऑफ फोर्स का इफेक्ट नॉर्मली देखना है, लेकिन परपेंडिकुलरली देखना। यहाँ पर तो समझने में बहुत दिक्कत बिल्कुल नहीं थी, क्लस्टर याद रखे ना। इसी तरह से कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक क्लस्टर भी आता है, और फिर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू गिवन एरिया की बात करते हैं, एंड दोस मैग्नेटिक लाइंस शुड आल्सो पास नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलरली। बट अब हमारा इंटरेस्ट कब आ जाता है इस टॉपिक में? जब एरिया कुछ ऐसी है और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कुछ ऐसी, तो ऑब्वियसली दिस इज नॉट मेकिंग एंगल ऑफ 90 डिग्री। ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि हमने जो एरिया इमेजिन करी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 एंगल नहीं बना रहे हैं। बोले सर इलेक्ट्रिक फील्ड सीधी बना लो, तो बना लेता है इलेक्ट्रिक फील्ड सीधी, जरूरी है कि एरिया सीधी बने। एरिया टेढ़ी हो सकती है, आइदर ऑफ द टू केसेस, एरिया टेढ़ी दिख जाए या तो इलेक्ट्रिक फील्ड टेढ़ी दिख जाए, तो दोनों के बीच का एंगल 90 नहीं है। लेकिन अगर मुझे अब बोला गया कि ऐसे सिचुएशन में फ्लक्स पता करे, ऐसे सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू पता करे, तो फ्लक्स की डेफिनेशन तो बोलते हैं पासिंग नॉर्मली चाहिए। तो हम करेंगे ये कि इस वेक्टर का नॉर्मल कंपोनेंट ढूंढ के निकालेंगे। ठीक है, मैं कन्वीनियंस के एरिया को स्ट्रेट ही रखना पसंद करूंगा, कीप द एरिया स्ट्रेट। ठीक है, एरिया स्ट्रेट, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी की जो लाइन जा रही है वो इंक्लाइन में जा रही है। फिलहाल फॉर सिंप्लिसिटी से मैंने वहां से एक ही लाइन ऑफ फोर्स को भेजा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हम उससे इंडिकेट भी कर रहे हैं। मल्टीपल लाइंस भी जा रही होगी तो सेम इफेक्ट वुड बी एप्लीकेबल फॉर ऑल दोस लाइंस। फिलहाल आप समझ सकते हैं कि ये सरफेस एरिया ऐसी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसी होती तब मैं बोलता हूँ नॉर्मली जा रही, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ और डायरेक्शन में दिखाई गई। तो ऐसे वी इमेजिन अ नॉर्मल कंपोनेंट टू दैट एरिया ds। व्हाट वी मीन बाय द एरिया ds? तो d मींस वेरी स्मॉल, हमने यहाँ पे बहुत छोटी सी सरफेस एरिया लिया है, स्टैंड्स फॉर सरफेस एरिया। एक छोटी सी सरफेस एरिया ले ली है, और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हमें एक्सपेक्टेड है कि ऐसी होनी चाहिए थी, लेकिन उसने नॉर्मल एरिया से, इसको अभी मैं नॉर्मल लिखूं है, एंड फॉर नॉर्मल, लेकिन उसे नॉर्मली जाना चाहिए था, परपेंडिकुलरली पास होना चाहिए था एरिया को, लेकिन उसने एक एंगल थीटा बना के पास होना पसंद किया। ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमें जो फील्ड चाहिए थी नॉर्मल डायरेक्शन में चाहिए थी,
हमें जो फील्ड मिल रही है वो नॉर्मल डायरेक्शन में नहीं है, नॉर्मल से थीटा एंगल बनाकर वो फील्ड एक्सप्रेस हो रही है। तो अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना हिस्सा यहाँ पर एक्सप्रेस हो सकता है ये मुझे देखना। इस बात को कुछ ऐसा समझिए कि मैं किस डायरेक्शन में बोल रहा हूँ। तो क्या इस डायरेक्शन में मेरी आवाज पहुंच नहीं रही? इस डायरेक्शन में भी पहुंच रही, मैं तो इसी डायरेक्शन में बोल रहा हूँ। चलो आपको लगता होगा कि मैं इधर इधर नहीं बोल रहा या इधर भी बोल रहा हूँ, ऐसे फोकस कर देता तो मैंने मेरी आवाज को स्ट्रीमलाइन कर दिया इसी डायरेक्शन में जाने की। ठीक है, तो अब मेरी आवाज इसी लाइन में पहुंच रही है। मतलब ये है कि इसका एक कंपोनेंट इधर भी जा रहा होगा, इधर भी जा रहा होगा कोई एक कंपोनेंट। ये समझो, इसका मतलब इंटेंसिटी के साथ भी ऐसा ही होता है। हमें भले इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में दिखाएगी लेकिन इसका कुछ आउटपुट, इसका कुछ इफेक्ट उस तरफ भी होगा, इस तरफ भी होगा, इनफैक्ट हर तरफ होगा। नॉर्मल डायरेक्शन में इस इंटेंसिटी का इफेक्ट कितना है तब हम उसे एस्टिमेट करेंगे बाय योर नॉलेज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री का अगर नॉलेज आता है तो हम यहाँ से करना एक ही काम है, छोटा सा काम, यहाँ से इंटेंसिटी से परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। तो परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया तो ये वाला हिस्सा कौन चल रहा है? नॉर्मल। नॉर्मल है, मुझे नॉर्मल की वैल्यू जानना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा है, इज द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू द गिवन एरिया। गिवन एरिया का नाम ds इस गिवन एरिया। मुझे ये n की वैल्यू पता कर लिया, मुझे वो फ्लक्स मिल जाएगा जो इस एरिया से नॉर्मली जा रहा है। तब ये यहाँ पर एक ट्रायंगल दिखता है, अगर आपको ट्रायंगल में आपको n की वैल्यू जानना है जो थीटा की कौन सी साइड है? एडजेसेंट साइड। और आपको कौन सी साइड इस ट्रायंगल की पता है, जो कौन है की वैल्यू क्या है? एडजेसेंट साइड और हाइपोटेन्यूज में कौन सी मैथमेटिकल ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशनशिप चलती है? यस, आपको नहीं बोला बेटा, कल भी आप ऐसे ही थे। हाँ कॉस थीटा, शाबाश। अब मैं अगर यहाँ पे कॉस थीटा का एक्सप्रेशन लिखना चाहता हूँ तो प्लीज मुझे अब आप हेल्प कर दो। कॉस थीटा का एक्सप्रेशन क्या आएगा? E n n upon e. n is the adjacent side, e is the hypotenuse. अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक इंफॉर्मेशन है, अब मुझे चाहिए था n is equals to how much बच्चा? e multiplied by cos। इस समय हम बोलेंगे कि भले ही e किसी और एक एंगल पे जा रही होगी ds से, लेकिन e cos थीटा जो है वो नॉर्मली जा रही है इस एरिया ds। e cos थीटा कैसे जा रही है? नॉर्मली टेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द एरिया। ये समझ गया? इसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बोलना e को या e cos थीटा, क्योंकि फ्लक्स उसे बोला जा रहा है जो नॉर्मल डायरेक्शन में है। इंटेंसिटी कितनी हुई? e, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हुआ? e cos थीटा। तो इंटेंसिटी से भी ज्यादा जरूरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स वर्ड क्यों हो गया? क्योंकि हमें गिवन एरिया को कितना आउटपुट मिल रहा है वो जानना है। जैसे कि सपोज मैंने फिर से वो साउंड वाला एग्जांपल स्टार्ट करना है, मैंने यहाँ से इस डायरेक्शन में बोला लेकिन मेरी आवाज की कुछ इंटेंसिटी यहाँ पहुंच रही है ना, तो वो कितनी इनको रिसीव हो रही है? हाउ मच दिस पीपल आर रिसीविंग इट। वैसे मैं इस डायरेक्शन बोला, इधर में भी साउंड की कुछ इंटेंसिटी है, हाउ मच दैट पीपल आर रिसीविंग। यहाँ तो स्ट्रेट इंटेंसिटी 100% जा रही है, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ जा रही है। तो इस डायरेक्शन में भी मेरी साउंड इंटेंसिटी का आउटपुट क्या है मुझे वो मेजर करना है, मतलब हाउ मच दिस पीपल आर रिसीविंग। ठीक है, अब चैप्टर की फ्लो को स्टार्ट करते हैं एक बार फिर से। वी स्टार्टेड विद कूलम्स फोर्स। पहले चार्ज ने दूसरे पे लगा, दूसरे ने पहले पे लगा। ठीक है, इंडिविजुअल चार्ज ने कितना एक्सप्रेस किया ये पता करने के लिए इंटेंसिटी पे बराबर। इंडिविजुअल चार्ज ने जितना फोर्स एक्सप्रेस किया उसे इंटेंसिटी बोल दिया। अब ये इंटेंसिटी एक डायरेक्शन में अपनी एक आउटपुट रख रही है, लेकिन जैसे से हम उसके साथ एंगल बना रहे हैं उसके आउटपुट अलग अलग जगह पे ज्यादा हो रही। तो अब पर एरिया इधर के एरिया में कितनी इंटेंसिटी पहुंची, इधर के एरिया में कितनी इंटेंसिटी पहुंची, उस एरिया के नॉर्मल कंपोनेंट के साथ हमने की। समझ में आ रहा? दिस इज मच मोर बेटर देन इंटेंसिटी नाउ। जैसे जैसे हम टर्म्स में प्रोग्रेस करते जा रहे हैं हम लोग और चीज को रिफाइन और प्रिसाइज करते जा रहे हैं। ठीक है, मैंने कितनी इंटेंसिटी महसूस की, दैट इज f अपॉन q नॉट। ये मैंने इंटेंसिटी एक्सप्रेस कर दी अपने लिए। इसका आउटपुट मैं स्प्रेड कर रहा हूँ सब तरफ, तो इधर वालों को शायद थोड़ा कम मिलेगा, इधर वालों को थोड़ा कम मिलेगा। जैसे जैसे मैं ऐसे आऊंगा वो थोड़ा बढ़ता जाए, लेकिन हर एक को कुछ ना कुछ तो मिला। इसको जितना मिला उसने कितना लिया, दैट इज इलेक्ट्रिक। उसने कितना रिसीव किया, दैट इज इलेक्ट्रिक। समझ में आ गया? अब हमेशा इंपॉर्टेंट कौन होता है? देने वाला नहीं देने वाला। क्योंकि अगर लेने वाला अवेलेबल ही नहीं रहेगा तो देने वाला देगा किससे? समझे नहीं समझे? अगर धरती नहीं होती तो सूरज को रोशनी देने का फायदा क्या?
भिखारी नहीं होता तो कोई दानी कैसे बनता है? थिंक अपॉन दिस। तो अगर कोई रिसीव नहीं करे इस इंटेंसिटी के कंपोनेंट को, तो इंटेंसिटी को एक्सप्रेस करने का, रेडिएट करने का फायदा ही। इफ द इंटेंसिटी इज बीइंग गिवन आउट, तो उसका हर जगह पे सेम आउटपुट नहीं हो रहा, जैसे से उससे डेविएट होते जा रहे हैं, उसका आउटपुट थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होते जा रहा है। वो कितना आउटपुट है, दैट इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इधर की एरिया ने जितना रिसीव किया, दैट वुड बी ई कॉस थीटा, जो इसके साथ थीटा बना होगा। इधर की एरिया ने कितना रिसीव किया, तो इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बना, यानी इस सरफेस के साथ, दैट इज ई कॉस थीटा। वहां का थीटा अलग होगा। अलग अलग थीटास के साथ इंटेंसिटीज के आउटपुट बदलते जाएंगे, और वो बदले हुए आउटपुट्स उस जगह के लिए, उस एरिया के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाए। ठीक है, आई ट्राइड टू एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस कि हमें इसे पढ़ना क्यों चाहिए। एग्जाम में आपको सिग्निफिकेंस नहीं पूछ रहे, सिर्फ डेफिनेशन देने को बोल रहे, फॉर्मूला मांग रहे हैं आपसे। डेफिनेशन क्या है? द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली। ये वर्ड नहीं आया और आपने बाकी सब लिखा, तो यू डोंट गेट मार्क्स, यू डोंट गेट मार्क्स। देयर इज नो नीड टू क्राई, सर मैंने सब कुछ तो सही लिखा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वर्ड है वही गायब करके कीवर्ड बोलते उसको, चाबी वाला वर्ड वही मिसिंग है। तो इंटेंसिटी तो फिर देखो, अगर आपने नॉर्मल वर्ड मिस आउट कर दिया, इस वर्ड को आप मिस कर रहे, तो ये भी फ्लक्स हो गया। फिर तो ये भी फ्लक्स हो गया ना। नॉर्मली जाना नहीं जाना तो जरूरी नहीं बचा। अगर आप एक वर्ड मिस कर देते तो देखो कितना अनर्थ हो जाता। इसलिए बोलते हैं डेफिनेशंस के मामले में यू नीड टू बी वर्ड टू वर्ड प्रिसाइज। दयालु बोर्ड के टीचर में भी मार्क्स दे दे, लेकिन कंसेप्चुअली आप डेवलप नहीं। दयालु टीचर्स कभी कभी देखते हैं बच्चा फेल हो रहा है, ऑर्डर पास आ रहा है, थोड़ा सा इसको स्कोर बढ़ा दो, तो मे भी दे मेक यू बोल रहा है, पेश देखिए जरूरी नहीं है। आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाए, अपने अंदर से कमजोरियां दूर करें, छोटे छोटे वर्ड्स की, और वो छोटी छोटी कमजोरियों को जब दूर करोगे, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी और आप बहुत श्योर रहोगे आपको इतने इतने मार्क्स तो मिलने ही चाहिए। देखिए, वो श्योरिटी और गारंटी के लिए इन लेक्चर्स को ध्यान से सुने, और ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स आपको भले छोटे लगे, लेकिन सबसे बड़े वर्ड तो वही है पूरे एक्सप्रेशन के, पूरे डेफिनेशन। ठीक है, उनको भूल करके मिस ना करें। अंडरस्टूड? डेफिनेशन क्लियर? मैथमेटिकल फॉर्मूले को फाइनलाइज कर देते। हमने ये समझ लिया कि हमें इंटेंसिटी का नॉर्मल कंपोनेंट चाहिए, मतलब इस सरफेस से 90 एंगल बनाने वाला। तो नॉर्मल कंपोनेंट को टेम्परेरी एन लिखा, उसने ओरिजिनल इंटेंसिटी से जो एंगल बनाया वो थीटा था, और बाय ट्रिग्नोमेट्री भी व्हाट n इज इक्वल्स टू e cos थीटा। अब बच्चों, अगर आपको n इक्वल टू e cos थीटा का समझ गया, ds इज अ वेरी स्मॉल सरफेस एरिया, आपने इसको भी मान लिया, तो हाउ वी डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स? छोटी सी एरिया का फ्लक्स वुड बी डिफाइंड एज d बाय, इसी एरिया है छोटा सा फ्लक्स, बड़ी एरिया बड़ा फ्लक्स। d मतलब वेरी स्मॉल, d मतलब वेरी स्मॉल, तो छोटी एरिया का छोटा फ्लक्स, तो ds एरिया का d बाय फ्लक्स। तो हमने क्या डिफाइन करना है इसको? नॉर्मल इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इनटू एरिया, नॉर्मल इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इनटू एरिया। अब ये नॉर्मल इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है जो मैंने आपको ज्ञान दिया, अब डायरेक्टली n लिखना ही नहीं, सीधा e cos थीटा डाल देना। आपको ये डायरेक्टली अलाउड है लिखना, ये n इज इक्वल्स टू e cos थीटा, जो मैं आपको अलग से ट्रायंगल बना के ट्रिग्नोमेट्री समझाया, इसको एग्जाम में दिखाने के लिए कोई मार्क्स नहीं है, और आपको समझाने के लिए कि वो कैसे हुआ मैंने अलग से समझा दिया। आप डायरेक्टली ये वर्ड स्किप कर सकते और e cos थीटा लिख सकते हो, रेडियस होल मत जाना बच्चों। ठीक है, तो नाउ आई गेट e cos थीटा ds। क्या मैं इसे ऐसा लिखूं, e into ds into cos थीटा? किसी के दिमाग की घंटी बज रही है क्या? हमने ये सीखा है a डॉट b इक्वल्स टू a b cos थीटा। ऐसा कुछ? तो अगर a b cos थीटा आपको मिले, तो दैट इज इक्वल्स टू वेक्टर a डॉट b। a डॉट b ये होता है, तो a b cos थीटा ये होगा, एग्री? तो ये a b cos थीटा जैसा हो, a b cos थीटा, इसे कैसे एक्सप्रेस करोगे? बहुत बताना चाहिए हाउ टू एक्सप्रेस इट। यस, cos थीटा तो हट जाएगा ना बेटा, e ds cos थीटा इज दिस मच, इस पैटर्न में थीटा हटाना, ये पैटर्न लाना, वेक्टर वाला पैटर्न लाना, ये वेक्टर डॉट ds है, इसको डॉट कर रहे हैं। देखिए, अब लेफ्ट साइड में क्या करना पड़ेगा? वेक्टर लगाओ, इसको वेक्टर लगाओ, मैं आपको लगाए थे। हाँ, वेरी गुड। इसे हम cos प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। cos प्रोडक्ट इज आल्सो कॉल्ड एज द स्केलर प्रोडक्ट। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने डॉट प्रोडक्ट यानी कि cos प्रोडक्ट ले लिया, तो आपका आउटपुट स्केलर है।
तो डी फाइव को वेक्टर लगाने की गलती नहीं करनी। ये बात समझ में? अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सा ऑब्जर्वेशन है आपके लिए, बताओ टीएस का नाम क्या था? स्मॉल एलिमेंटल सरफेस एरिया, 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 एरिया बिकम वेक्टर, एरियाज बिकम वेक्टर। अभी तक बचपन से आप लोग समझ के चल रहे थे कि एरिया स्केलर क्वांटिटी होगी, but area as per the convention of electrostatics has to be treated as a vector। ठीक है, और अगर वेक्टर है तो फिर आपके पास सवाल आता है उसकी डायरेक्शन किधर है। एरिया इज अ वेक्टर, वेयर इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया? तो इसका कन्वेंशन ऐसा माना गया बाय साइंटिस्ट, एरिया जो होगी उसके ऊपर आप एक परपेंडिकुलर बना दो, परपेंडिकुलर वुड गिव मी द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। एरिया अगर वेक्टर है तो इस एरिया को एक परपेंडिकुलर बनाइए, एरिया को परपेंडिकुलर बनाइए, एंड दैट परपेंडिकुलर वुड रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ एरिया। इंटरेस्टिंग बात देखिए, एरिया वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर ओवरलैप कर रहे हैं। एरिया वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर ओवरलैप कर रहे हैं। रेड में जो दिखाया हुआ नॉर्मल वेक्टर है, उसमें P into cos थीटा। एरिया वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर ओवरलैप कर रहे हैं, ये आपके बात ध्यान में आनी चाहिए। ठीक है, आया ना? तो अभी किसी ने एमसीक्यूज में कभी पूछ लिया कि भाई एरिया का नोटेशन क्या है? ए ऑप्शन स्केलर, बी वेक्टर, सी आंसर, डी नन ऑफ दिस। क्या चुनोगे? एरिया के लिए क्या चुनोगे बेटा? वेक्टर। फिर अगला क्वेश्चन ऑटोमेटिकली बन सकता है कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर? क्या जवाब दोगे? परपेंडिकुलर। ये कन्वेंशन है, मतलब बाय डिफॉल्ट साइंटिस्टों ने मान लिया वो डायरेक्शन है, कोई रीजन नहीं है, इस कन्वेंशनली एक्सेप्टेड। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या रहेगी? एरिया को परपेंडिकुलर। सपोज दिस इज द एरिया, इसको परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर इज द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। एरिया ऐसे दिखाएंगे तो उसका परपेंडिकुलर ऐसे आ जाएगा, एरिया ऐसे दिखाओगे परपेंडिकुलर ऐसे चला जाएगा। इट हैज टू बी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, आउटवर्ड्स मतलब ऐसे, परपेंडिकुलर इनवर्ड्स नहीं। हमेशा एरो किधर जाएगा? आउटवर्ड्स। समझ में आ रहा है चीज? एरिया से बाहर जाना चाहिए। तो आपको महान बच्चे ऐसा देखो, हमने एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बना दी, परपेंडिकुलर तो है, परपेंडिकुलर इनवर्ड्स हो गया। कहाँ पे डायरेक्शन होनी चाहिए? परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। एकदम प्रिसाइज समझ में आ गया? तो अब आपको अगर छोटा सा मतलब समझ गया छोटी सी एरिया के लिए, तो मैं आपको कोई बड़ा सा एरिया दे देता हूँ। बड़ा सा एरिया में थोड़ा सा डायग्राम बना कर दूंगे। This ds is a part of some very huge surface. ds is a part of big surface. यहाँ पे और एक ds होगा, यहाँ पे और एक ds, यहाँ पे और ds, ऐसे ढेर सारे छोटे छोटे ds लगे पड़े होंगे। इन सारे ds का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या मिलेगा? छोटा सरफेस एरिया है। इंटीग्रेशन क्यों करूंगा, समेशन क्यों नहीं करूंगा? कि ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एरिया, जहां चीजें कंटिन्यूअस होती उसे इंटीग्रेट करते हैं, क्या डिस्क्रीट होती है एक दूसरे से सेपरेटेड रहते हैं, वहां समेशन। याद है ये बात? चैप्टर का हमने सीखा है, अगर चीजें एक दूसरे से दूर है, चिपकी हुई नहीं है, कंटिन्यूअस नहीं है, उसे डिस्क्रीट बोलते हैं। डिस्क्रीट मतलब सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। तो यू गो फॉर समेशन। समेशन इज वे ऑफ एडिशन, इंटीग्रेशन इज आल्सो अ वे ऑफ एडिशन, बट इंटीग्रेशन कब लेंगे? जब चीजें एक दूसरे को इस तरह से कनेक्टेड हो, कंटिन्यूअस। ठीक है, तो यहाँ पर आई विल बी इंटरेस्टेड इन इंटीग्रेशन। ये ds प्लस अगला ds प्लस अगला ds, ऐसा सारे ds को ऐड कर दूंगा, यानी कि इंटीग्रेट कर दूंगा। मुझे यहाँ का फ्लक्स, यहाँ का फ्लक्स, यहाँ का फ्लक्स, यहाँ का फ्लक्स, सारे फ्लक्स को इंटीग्रेट होके मिलेंगे। है ना? If I ask you what is the total flux of this total area, इस टोटल एरिया का टोटल फ्लक्स कितना है? इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द छोटा सा फ्लक्स, छोटू से फ्लक्स का जो इस एरिया है उसे इंटीग्रेट करो, तो यहाँ का भी फ्लक्स प्लस यहाँ का भी फ्लक्स प्लस यहाँ का भी फ्लक्स, सारे फ्लक्स ऐड हो जाएंगे, मुझे टोटल फ्लक्स पाया मिल जाए। समझ में आ गया? मैथ्स टीचर क्या सिखाते हैं इंटीग्रेशन में? वो बोलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx इज इक्वल्स टू x। तो मैंने लिखा इंटीग्रेशन ऑफ d5 इक्वल टू 5। एक थ्योरी मेरी याद होगी, एक थ्योरी क्या बोलती है मेरी? डॉक्टर डवानी की थ्योरी कि भाई देयर इज अ केक, बर्थडे केक, और आपने हैप्पी बर्थडे केक को कट किया तो मल्टीपल पार्ट्स, केक का नाम था x। अब x कुड बी चॉकलेट केक, कुड बी स्ट्रॉबेरी केक, जो चाहिए केक, इसलिए केक का नाम क्या है? x। और आपने उसमें से पेस्ट्री खाई तो आपने स्मॉल पार्ट ऑफ x खाया, d means very small, so you have derived a part from that x। d मतलब derived, इसे dx बोलते हैं डेरिवेटिव। ठीक है,
जैसे सारे डीएक्स आप खा गए, आप ही ने खा लिया, कोई बर्थडे में आया नहीं, कोरोना चल रहा मान लो, आप ही ने केक बनाया, आप ही ने खाया और पूरा केक आप ही खा गए, सारे डीएक्स आप खा गए ना, अगला डीएक्स मतलब स्मॉल पार्ट ऑफ एक्स आप ही खा गए, अगला स्मॉल डी मतलब वेरी स्मॉल मतलब ओ केक का हिस्सा, ऐसे सारे डीएक्स अगर आप ही खा गए बच्चों, इनफैक्ट आपने क्या खा लिया, पूरा इंटायर एक्स खा लिए, तो सारे डीएक्स को आपने ऐड करते चले गए, मतलब इंटीग्रेट किया, आपको पूरा केक एक्स मिला कि नहीं मिला। So my theory to remember integration and derivatives. So basically the integration of d5 would be pi. Integration मतलब addition. तो हमने यहाँ पे एक addition कर लिया है। अब since you have added them, मैं इसके आगे बढ़ सकता हूँ। Integration as it is और d5 की मेरे पास वैल्यू अवेलेबल है e dot ds. मैंने यहाँ पे लिख दिया e dot ds. तो कैसे? अब कौन सी चीज कांस्टेंट है? तो जवाब है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कांस्टेंट है, अगर इंटेंसिटी कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के रूल्स बोलते हैं हर कांस्टेंट को इंटीग्रेशन के बाहर ला सकते हैं। जिस इंटेंसिटी को इंटीग्रेशन के बाहर डाल दूंगा आई गेट इंटीग्रेशन के बाहर में इंटेंसिटी और अंदर में ds का इंटीग्रेशन। बच्चों लेट मी नो ds इंटीग्रेट करूं तो क्या होगा, s जैसे d5 इंटीग्रेट किया तो ds सारे ds जोड़ देंगे तो मिलेगा टोटल सरफेस एरिया s e dot s। इंटीग्रेशन ऑफ ds इज नाउ s, इंटीग्रेट कर दिया टोटल सरफेस एरिया में। अब याद रखना कितना सिंपल है, देखो छोटी सी सरफेस एरिया में छोटू सा प्लस टोटल सरफेस एरिया में टोटल प्लस, ठीक है, स्मॉल सरफेस एरिया प्लस टोटल सरफेस एरिया टोटल प्लस इंटेंसिटी वाज कांस्टेंट, ठीक है। और अगर आप इस टोटल प्लस फाई, अच्छा फाई को वेक्टर लगाना है नहीं लगाना है, नहीं लगाना है बिकॉज इट इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ इंटेंसिटी इनटू सरफेस एरिया, डॉट प्रोडक्ट अभी भी चल रहा है। तो क्या मैं इसे ऐसा लिखूं e into s into cos थीटा, चलेगा क्या? a dot b is ab sin सॉरी cos थीटा, a dot b is ab cos थीटा, ऐसे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते। ये सब पैटर्न समझ में आ गए। एक्सप्लेन यू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स कांसेप्ट। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या होना चाहिए उसको आप सोचेंगे, इन द मीनवाइल मैं सारा कांसेप्ट रिवाइज करा रहा हूं। व्हाट वाज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली टू ए गिवन एरिया। आपके आंसर में बड़े नॉर्मल याद लिख देना चाहिए, लाइंस ऑफ फोर्स परपेंडिकुलरली जा रहे हैं। तो हमने डिफाइन निकालना छोटी सी एरिया ds के लिए, तो ds के डायरेक्शन बना रहे हैं, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ ds, the direction of ds is which is making an angle theta with that of electric intensity, and this would also be the direction of normal component जो मुझे ds को नॉर्मल मिले, ठीक है। how much is that normal component? by trigonometry it can be proved that is equal to e cos theta। एरिया डाल दिया, आगे डाल दिया नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ इंटेंसिटी e cos थीटा। अब इसे सिंपलीफाई करूं तो क्या मिलेगा मुझे, e into ds into cos थीटा, a into b into cos थीटा। सिंपलीफाई करें तो क्या मिलेगा, a dot b, छोटा वाला एरिया का छोटा एरिया ds का छोटा प्लस b पाई, ठीक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना चाहते हो तो टोटल एरिया s, तो क्या करूं इसका इंटीग्रेट करके जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी टोटल प्लस पाई, इंटीग्रेट करके जो टोटल प्लस मिलेगा दैट विल बी पाई। d5 की वैल्यू रेडी है, यहां सब्स्टिट्यूट कर दो, साइन के लिए क्या नाम दोगे, वेक्टर e डॉट वेक्टर ds बराबर, इसमें से कौन कांस्टेंट है, a बार, इंटीग्रेशन ऑफ ds वुड बिकम s, इंटीग्रेशन ऑफ ds वुड बिकम s। यहां तो कोई अड़चन नहीं, इसे एक्सपांड करना है तो बस इस पैटर्न में आ जाओ, a डॉट b is ab cos थीटा, ये पैटर्न में आएंगे तो क्या बनेगा, ds cos। अंडरस्टूड है? यहाँ ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हो गया। अब मुझे चाहिए यूनिट, नया टर्म आया, अपन नए टर्म को डिफाइन करते, फॉर्मुलेट करते, फॉर्मूला बनाते, तो इट्स टाइम फॉर यूनिट। तो मुश्किल काम तो मुझे समझ नहीं आ रहा, पर किसी पर्टिकुलर हो सकती है। तो देखो cos थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की विशेषता क्या होती है, all trigonometric functions are always unit। क्यों? जैसे cos थीटा आपने लिखा because adjacent side divided by hypotenuse which is self side, adjacent side को मीटर में लिखोगे, hypotenuse भी मीटर में लिखोगे, मीटर करेंगे तो बचा गया,
इधर से साइन थीटा में भी देखोगे, tan थीटा में भी देखोगे, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखोगे तो दो साइंस का रेशियो होता है तो उनके यूनिट्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कभी भी यूनिट नहीं होता, ये बात दिमाग में आप अच्छे से डाल दो। पेंटेक्स वाले भी बड़े बदमाश है, बोलते डायमेंशन ऑफ tan थीटा बता दो, डायमेंशन ऑफ कोसेक थीटा बता दो। बच्चा पगला हो जाता, सब ये तो सिखाया ही नहीं मास्टर ने, कैसे निकालो? कोई मुश्किल काम है क्या? अभी समझ गया उसको यूनिट नहीं है। हम सीख के क्या रखे, यूनिटलेस क्वांटिटीज आर ऑलवेज डायमेंशनलेस, ये याद होना चाहिए, यूनिटलेस क्वांटिटीज आर ऑलवेज डायमेंशनलेस। ठीक है, तो इसको कोई यूनिट नहीं, इसको कोई डायमेंशन, लेकिन इंटेंसिटी को यूनिट है, सरफेस एरिया को तो यूनिट है। इंटेंसिटी का यूनिट किसको याद है? शाबाश, कैसे से याद है बोलो बेटा? न्यूटन अपॉन कूलम, न्यूटन अपॉन कूलम, ये इंटेंसिटी का यूनिट है। एरिया के लिए यूनिट एसआई सिस्टम में बताना सही सिस्टम है। एरिया जैसे दूसरी बच्चे तो शॉपिंग अबाउट रहे हो है साहब, मीटर पर सेकंड स्क्वायर किस एक्सेलरेशन से भाग रहे हो? बढ़िया बेटा, सेकंड स्क्वायर। अच्छा मेरा हार्ट अभी थोड़ा बहुत मजबूत है तो भी जरूरत क्या होता मैं कोशिश की अच्छी बात है, कोशिश करते रहना चाहिए। बट आंसर गड़बड़ आ गया। ये शब्दांश मीटर क्यूब, ये तो वॉल्यूम होता जहां तक मेरे को लगता। एक तो मेरे को लग रहा मेरी ज्योमेट्री खराब हो गई या तो तुम्हारी बहुत खराब हो गई हो, मेरे को कर रहा हूँ मेमोरी मेरी खराब हो गई। चलो अटेम्प्ट किया, अच्छी बात है, लेकिन ये भी गलत हो गया। या सलमान बहन मीटर स्क्वायर, ये ठीक ठीक लग रहा है, कितना ठीक लग रहा है? मुझे भी ठीक लग रहा है, मीटर स्क्वायर। एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ का मीटर, ब्रेथ का मीटर, मीटर दो बार आया तो मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तीन बार मीटर तो मीटर क्यूब। वॉल्यूम गोस फॉर मीटर क्यूब, एरिया गोस फॉर मीटर स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे टेस्ट के लिए लिख दिया मीटर स्क्वायर, तो कंबाइंड यूनिट हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन का एन और कूलम का सी कैपिटल। मीटर इज नॉट द यूनिट ऑफ named after a scientist, it is a unit named general terms, not after a scientist, bigger than small. न्यूटन और कूलम साइंटिस्ट के नाम पे रखा है इसलिए कैपिटल। क्या तो समझ गया? Yes. So this is the unit of electric flux और dimensions is your assignment। फिर बहुत बड़ा डायमेंशन सिखा दिया। फोर्स के लिए याद होगा m1 l1 t-2 मीटर स्क्वायर यानी लेंथ स्क्वायर, कूलम के लिए चार्ज, चार्जेस आशीष रवानी या I into t। सिंपलीफाई करो, अपने अपने डायमेंशंस खुद बनाओ, या अभी रुकते हो मैं 1 मिनट, अभी बना लो। ठीक है, असाइनमेंट बाद में तुम लोग कुछ भेजते नहीं भेजते, बना लिया, शाबाश, बन गया, गुड। लाउड है, हाँ ला सकते, बिल्कुल ला सकते। ठीक है ना, अल्टरनेट यूनिट फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इंटेंसिटी का एक एडिशनल यूनिट आपको न्यूटन पर कूलम के बदले वोल्ट पर मीटर भी दिया हुआ है। सरफेस एरिया के लिए मीटर स्क्वायर, तो सिंप्लीफाइड करके क्या होगा, ये मीटर और ये स्क्वायर कटेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अल्टरनेटिव यूनिट बन गई वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। ये भी एक यूनिट इसकी एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो कम करेगा यूनिट जो इंटेंसिटी के लिए वोल्ट पर मीटर वाला यूनिट लेंगे था। ठीक है, आप बना पाए क्या अभी तक डायमेंशंस? गुड, इसको पूछते डायमेंशंस बता बेटा। हाँ, डायमेंशन बता रहे हैं फ्लक्स के। 1 मिनट, मेरे को जितनी मदद करनी है मैं कर देना। एक के बदले आई लिख सकते, बार बार दोहरा दो, शुरू हो जाओ। जमा हुआ ना, L3 T माइनस 3 A1, कितने लोग इस डायमेंशन से एक्सेप्टेबल है? भैया जो बताए सही है, लग रहा ना लग रहा किसी को भी? ये -1 करना है। ओके, ये भाई साहब बोलते हैं कि ए को -1 कर दो। अब कितने लोग एग्रीड है? बहुत सारे लोग एग्रीड हो गए, शाबाश। अब जो लोग नहीं बना पाए उनके फटाफट बता दो कि कैसे आया ये डायमेंशन। और यूनिट को भूलना नहीं, क्या यूनिट था? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। न्यूटन इज डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स के डायमेंशन रट्टा मार के बैठ जाओ। ठीक है, बहुत बार काम आ रहा है ये तो ध्यान में आ गया, क्यों रटवाया था, इसलिए आपको बोला था कि पायलट पे भरोसा रखने का। जैसे बोले फटाफट फटाफट मान लेने को, उस समय बोलता रट लो तो फायदे में आ गए। रटा रटाया सुनाएंगे कौन?
सुरीली आवाज में लाना है। क्या बेटा का? वेरी गुड। यम्मा 1 येलो 1 -2 ये हो गया फोर्स के डायमेंशन। फिर मीटर स्क्वायर यानी एरिया का स्क्वायर, एरिया लेंथ बोल दो ना सीधे सीधे, एरिया का स्क्वायर नहीं लेंथ का स्क्वायर। लेंथ का स्क्वायर इज एल स्क्वायर, मीटर इज द यूनिट ऑफ लेंथ। लेंथ क्लियरली का फॉर्मेट होता तो 2 डाल दे। कूलम इज आशीष कवानी 1 टाइम्स। अब देखो ये एल और ये एल को मिला सकते, तो 1 + 2 इज 3। मास अकेला था तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया। ये वाला टी इस टी के साथ सेटल कर सकते, टी का -2 और ये ऊपर जाएगा तो -1, -2 और -1 मिल जाएगा -3। ए का ये जो 1 है ऊपर लाओगे तो ए माइनस। अल्टरनेटिवली इसको ऐसा भी लिख सकते थे ml³ t -3 और i -1, ए के बदले i लिख सकते। ठीक है, 1 मेंशन नहीं भी किया ऐसे तो अंडरस्टूड है वो +1 नहीं, लेकिन -1 है तो फिर मेंशन करना पड़ेगा। +1 है इग्नोर भी किया तो भी चलेगा। पहले यहाँ तक तो अपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कॉन्सेप्ट को समझ ली। सर 10 वोल्ट का मतलब क्या है? इसकी वजह से तो समझा रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड पासिंग नॉर्मली 10 वोल्ट है। वही है, हमें उतनी इलेक्ट्रिक लाइंस गिननी है विद द नंबर ऑफ लाइंस जो नॉर्मली जाएंगी किसी एरिया, उसको फ्लक्स मानेंगे। ये टोटल नंबर ऑफ लाइंस गिननी है, दूसरी लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू गिवन एरिया। मेरे ख्याल से मैंने इसके ऊपर में डिस्कशन किया व्हेन आई वाज इंट्रोड्यूसिंग द टाइटल इंट्रोड्यूस करते हुए बताया था मेरे पास एक एरिया है, इस एरिया में से 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन ऑफ फोर्स गई, यहाँ का फ्लक्स हो गया 3। ये तीनों लाइंस कैसे जा रही? नॉर्मली आपको काउंट करना है कितनी लाइंस वहां पे जा रही, टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जा रही नॉर्मली, तो उसे हमने डिफाइन किया फ्लक्स, नाम दिया फ्लक्स। ठीक है, और हमने फिर ये भी देखा कि अगर हमारे पास एरिया के साथ इंटेंसिटी सीधी नहीं जा रही तो हमें नॉर्मल वाले वर्ड को पिक्चर देनी है, तो मैं उतनी लाइंस देखूंगा जो इस तरह से जा रही। मतलब अगर मैंने आपको 3 लाइंस टेढ़ी बता दी तो उसके 3 नॉर्मल बना दोगे। मैं समझा रहा था, एक के लिए बोला था जितनी भी लाइंस होगी सबके एज इट इज एप्लीकेबल, तो आपको नॉर्मल कंपोनेंट लेते जाना है हर एक का, और फिर टोटल फ्लक्स इंटीग्रेट करके फाइनल निकालना है। तो फाइनली हम फ्लक्स का मतलब क्या जान रहे हैं? नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्स गिननी है पासिंग नॉर्मली थ्रू द गिवन एरिया। अगर वो नॉर्मली नहीं जा रही, इसके नॉर्मल कंपोनेंट कितने जा रहे हैं वो देखिए, दैट इज electric flux is defined as the number of lines of force passing back to the surface. Normally, parallel, 60 degree and 30 degree. Normal, ठीक है? ठीक है क्या? Electric flux is an elementary area defined as the dash product of area and field. Vector product, scalar product, tensor product, none of this. एरिया और फील्ड, फील्ड से मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, फील्ड इज द शॉर्टेस्ट नेम फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इनका कहना है वेक्टर, कितने लोग एग्री? शाबाश मेरे शेरों और शेरनियों, कहाँ धाड़ रहे हो यार? ए माइनस से ई डॉट डीएस बनाया, फिर भी अगर वो वेक्टर है तो धन्य है, तो उसको सपोर्ट भी मिल रहा है। तो मैं समझ रहा हूँ कि लोग चुनाव कैसे जीत जाते। क्या बांटा भाई इन लोगों को तूने? हैं? मोबाइल बांटा, रिचार्ज बांटा, लैपटॉप, बिजली बिल में कटौती, तो ये वोट क्यों दे रहे थे को? अच्छा, आंसर देने के हाथ उठाए। मैंने बोला कितने लोग इसके साथ सहमत हो रहे? 10 लोग के आंसर देने के हाथ उठाए, मतलब तुम लोग बहरे भी हो। चलो ठीक है, तो करेक्ट आंसर ले अदिति। दीदी का कहना है स्केलर क्वांटिटी है, एग्रीड है? हमने ई डॉट डीएस बोला था, डॉट डॉट मतलब कॉस वर्ड यानी स्केलर, तीन नाम है। ओके, अब यहाँ से एक इंटरेस्टिंग पार्टिकल की तरफ जा रहे हैं, गॉस थ्योरम। वी आर नाउ इंटरेस्टेड टू अंडरस्टैंड गॉस थ्योरम। कार्ल फ्रेडरिक गॉस पूरा नाम है, गॉस याद रह जाए बहुत बड़ी बात है। ये सीजीएस सिस्टम के पप्पा थे, ऑफ सीजीएस सिस्टम। A very great mathematician,
टर्न द फिजिसिस्ट। बहुत सारे लोगों ने अपने करियर मैथ से शुरू किए, बाद में समझ में आया कि साला एक्स ढूंढ के जिंदगी झंड हो रही है, ठीक है। वो एक्स को एक सिग्निफिकेंस दे दो कोई टर्मिनोलॉजी के साथ, तो बढ़िया फिजिक्स अपनी डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं काम में हो। तो ये भी वैसे जेंटलमैन थे, इतने अच्छे मैथमेटिशियन की इन्होंने आपके लिए मैथ के चैप्टर का जन्म दिया है, सीक्वेंस एंड सीरीज। जब ये 5वीं क्लास के विद्यार्थी थे तभी जानकारी आ रही थी, तो महान ज्ञानी मैथमेटिशियन होंगे। 5वीं क्लास में इन्होंने सीक्वेंस एंड सीरीज की कॉन्सेप्ट चिप पढ़ा, जो आप में से काफी सारे बच्चे 11th में आने वाले होते हैं। अच्छा 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 ऐसे सीक्वेंस कहलाता है। ओके ओके, आपने बोला तो मान लो। सीक्वेंस एंड सीरीज वाले कंसेप्ट में इन्हीं का रोल है। इन्हीं फास्टर एडिशन टेक्निक्स एंड टूल्स जिसके से बहुत ज्यादा जल्दी फेमस हुए। मे बी सम फाइन डे मैंने आपको इनकी स्टोरी भी सुनाई होगी, याद है कि एडिशन के सीख ली थी इन्होंने, ठीक है। तो ही वाज अ ब्रिलियंट मैथमेटिशियन। लेटर ऑन इसी व्यक्ति ने फ्रांस में सीजीएस सिस्टम को जन्म दिया, मेजरमेंट्स। आप एमटीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम सुनते हो ना, सीजीएस सिस्टम के जनक भी यही है। और अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आ रहे हैं, यहाँ पर भी इन्होंने अपने एडिशन पावर का बेहतरीन नमूना पेश किया इन द फॉर्म ऑफ थ्योरम दैट्स फॉर द गॉस थ्योरम, ठीक है। मैथमेटिकल एडिशन का एक बेहतरीन तरीका इन्होंने एक्सप्रेस किया इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो ये थ्योरम क्या बोलता है इसको समझते हैं। थ्योरम यानी एक किस्म का स्टेटमेंट है, और उस स्टेटमेंट को फिर प्रूव भी करेंगे कि ये जो बोल रहे हो बिल्कुल सही है या गलत है। ये बिल्कुल ज्योमेट्री वाले कॉन्सेप्ट जैसे हो गए। ज्योमेट्री में देयर यू हैड 30, 60, 90 थ्योरम, एक स्टेटमेंट होता था, देन यू यूज्ड टू प्रूव इट, या तो फिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बीपीटी करते थे, उसको प्रूव करते थे। अपोलोनियस थ्योरम फिर प्रूव करते थे, पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करते थे। थ्योरम मतलब क्या होता है एग्जैक्टली, अब ये पूछना चाहता हूं। मैथ्स में बहुत थ्योरम है। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड थ्योरम? तुम्हारा हो गया है, तुम्हारा स्कूल में इतना थ्योरम करने के बाद भी तुमको थ्योरम का मीनिंग नहीं मालूम? बताओ भाई, क्या पता? प्रोपोर्शन में अगर कोई चीज आ रही तो वो एक ही थ्योरम सबसे लागू होता है। काफी क्लोजली ठीक ठीक बोल दिया। एक्चुअली क्या होता है कि कुछ ऐसे सेट ऑफ कंडीशंस होती है जो बार बार रिपीट होती है। तो एक सेट ऑफ कंडीशन पे हमने उस कॉन्सेप्ट को डिराइव कर लिया, समझ लिया। अब सिमिलर सेट ऑफ कंडीशंस जब जब भी आएंगी उसको आप डायरेक्टली अप्लाई करो, हर बार उसे प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ती। दैट्स द एडवांटेज ऑफ नोइंग द थ्योरम। थ्योरम क्या है? तो एक किस्म का एडजस्टमेंट प्रूफ है, कंडीशनल प्रूफ है। मतलब ये कंडीशंस ओबे होगी तो ये हो जाए। तो कंडीशंस देखो, उस कंडीशंस को आप ओबे करा दो तो हमारा जो स्टेटमेंट रहेगा वो फुलफिल हो जाएगा। और वैसी वैसी कंडीशंस अब जब भी आएगी तो आप इसे फिर बिना प्रूफ के अप्लाई कर दो, आप हर बार सही। इसलिए आप पहले थ्योरम पढ़ते थे और बाद में थ्योरम के ऊपर ढेर सारी एक्सरसाइज सॉल्व करते बैठते थे। भाई वो सिचुएशन बार बार अलग अलग बैंक्स के साथ रिपीट हो रही, फिर हर बार आप उसे अप्लाई कर पाते। तो गॉस थ्योरम भी इस तरह का एक थ्योरम है, यहाँ पर पर्टिकुलर कंडीशन पे एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट प्रूव करेंगे। और once it is proved, every time we don't have to prove it then. You just apply it in different situations of similar types. क्या बोला समझ गए? ये गॉस थ्योरम एग्जैक्टली क्या कहता है, जिसे गॉस लॉ भी बोला जाता है। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टर्म्स में एक्सप्रेस किया हुआ थ्योरम है। अब आपको समझ में आया कि इसलिए हमने इसके पहले आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझाई ताकि आप उस इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इस्तेमाल यहाँ कर सकें। ये बोलते हैं कि द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर ए क्लोज्ड बॉडी ऑफ एनी शेप चार्ज होनी चाहिए, इसके अंदर चार्ज एनक्लोज होना चाहिए। दैट इज इक्वल्स टू 1/epsilon टाइम्स द चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। यानी कि एक डायग्राम से समझो, दिस इज ए क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस मतलब कहीं से भी खुला नहीं होना चाहिए, ठीक है। एज्यूम करके चल रहा हूं कि ये जो सरफेस है कोई भी शेप का हो सकता है। इट कुड बी ऑफ एनी डैम शेप व्हिच यू विश टू हैव, ठीक है। व्हेन आई स्टार्टेड माय फिजिक्स स्टडी, तो मेरा फर्स्ट डे ऑफ फिजिक्स स्टडी वाज विद गॉस थ्योरम, ठीक है। मैंने 10th के समर वेकेशन में 12th का स्टडी शुरू किया था, डायरेक्टली स्किपिंग टू 11th। Day 1 what I was facing was Gauss theorem.
तो इसके ऊपर मैंने बहुत मेहनत करी, क्योंकि उस समय मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या वो भी नहीं मालूम था। ठीक है, डायरेक्टली गॉस थ्योरम से शुरू किया था, तो मेहनत बहुत लग गई थी। फिर हम उतना मेहनत के लायक नहीं है, आप इसको 1 या 2 बार 3 बार करेंगे आपको जल्दी जम जाएगा। मैंने अक्सर आपको बोला था कि मैंने कोई चीजें 250 बार भी लिखी है, ये वो 250 बार लिखा हो मेरा, कह रहा हूँ I wrote it that much times कि मेरे अंदर परफेक्शन आ जाए उसका। When I understood physics, तब समझ में आया कि 2-4 बार करने से भी काम हो जाता था। तो इससे लर्निंग लेसन ये रहा कि आप रटो मत, समझ के चलोगे तो 2-4 बार भी रिवाइज करने से काम निपट सकता है। तो मास्टरी करने की जिद है लेकिन समझता नहीं, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल आपको करना पड़ेगा, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसे सिस्टमैटिकली समझेंगे। तो इसलिए मैं चैप्टर को इतना स्टेप बाय स्टेप कंसेप्चुअली लेकर आया हूँ, ताकि आपको इसे बहुत बार मेहनत के साथ झोंकना ना पड़े, थोड़ी बहुत मेहनत के साथ इसे मैनेज कर सकते। पहली चीज इस थ्योरम में है कि वी शुड हैव ए चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सर्किट। अब आप चार्ज कितना भी ले लो, Q1, Q2, Q3 माइनस Q4 नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है। ऐसे ढेर सारे चार्जेस एंड सेट द फाइनल चार्जेस Qn, n नंबर ऑफ चार्जेस, जितने चाहे ले लो, 1 ले लो, 10 ले लो, हजारों ले लो, आपकी मर्जी। वो सारे चार्ज लेकिन इस स्पेस के अंदर में एनक्लोज्ड होने चाहिए, मतलब कोई भी चार्ज इसके सरफेस पर नहीं चाहिए और इस सरफेस के बाहर भी नहीं चाहिए। ठीक है, शर्त समझ रही? आप 1 चार्ज लो या हजारों लो, आपकी मर्जी, कोई बंधन नहीं है, इन सारे चार्ज इसके अंदर होना, इसके सरफेस पे या इसके बाहर नहीं होना। ये अंडरस्टूड? वैसे जब मैंने बोला कि सरफेस का एनी शेप है, तो मैं क्या करता था एज ए स्टूडेंट, सीजनल शेप बदलता था। तो गर्मी के सीजन में एनी शेप को आम का शेप बना देते, ठीक है, थोड़ा बहुत लग रहा है, ठीक है। ठंडी के रेसों में इसको आलू का शेप बनाते थे हम, और जब फिजिक्स पे बहुत गुस्सा आता तो पत्थर का शेप बनाते थे, अपने किस्मत पत्थर वाली हो गई, नजर पटाख लो उसके ऊपर। लेकिन याद करो, शेप कुछ भी बनाने का जब लाइसेंस अपने हाथ में, दिस मेक्स आवर फिजिक्स मच मोर सिंप्लीफाइड इन टर्म्स ऑफ डायग्राम एज कंपेयर टू बायोलॉजी। बायोलॉजी के डायग्राम में साला किडनी हमेशा वी शेप ही रहता, उसको तो पत्थर शेप का बना नहीं सकते, समझ में आया? उसका आम के जैसा बना नहीं सकते। तो जो शेप वहां पे डिफाइंड है वही बनाना पड़ता। उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट और भी रहता, एक किडनी थोड़ी सी नीचे, दूसरी किडनी थोड़ी सी ऊपर, और लेवल भी मेंटेन करना पड़ता ड्राइंग में। ये बारीक बारीक बातें देखते हो, हमारा तो साला किधर भी बना, कैसा भी बना, फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो बोलो फिजिक्स इजी है किताब, इजी है, आप उसे मेरे चश्मे से देखना शुरू करो, आपको इजी लगेगा। आप क्या होता है, अपने आइडिया से कुछ तो भी कल्पना बना के बैठ जाते हो, फिर आप थोड़ा घातक लगता है। ठीक है, इट इज नॉट दैट मच डेंजरस। कुछ भी शेप बनाओ, जब उसको बोले ये नीचे बनाओ, तुम्हारी मर्जी है, हमारे शेप पे बात नहीं। ठीक है, मॉडल आंसर पेपर्स में इसके ऊपर कोई कमेंट्स ही नहीं है, क्योंकि एनी शेप है तो सारा बच्चा कुछ भी बनाएगा, डायग्राम दिखे कुछ भी दे दे, आपका कुछ और बन जाए। लेकिन हाँ, उसके अंदर जो फिजिक्स वाला कंपोनेंट मैं बताऊंगा उसमें गड़बड़ नहीं होना, दैट हैज टू बी एक्टिवेटेड। तो हमने एनी शेप का एक ऑब्जेक्ट ले लिया जिसके अंदर चार्ज एनक्लोज्ड है, उस चार्जेस मैंने लेबल नहीं किया, समझ जाना। आखिरी चार्ज Qn है, कुछ चार्ज नेगेटिव है। इस थ्योरम में सरफेस वाले चार्जेस नहीं चलते, सरफेस के बाहर वाले चार्जेस भी नहीं चलते। कंडीशन हो गई कंफर्म। अब अंदर में जितने भी चार्जेस है वो सब मिलाकर अपना एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स पैदा करेंगे, इसको हम लोग टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। Q1 ने कोई Phi1 पैदा किया होगा, Q2 ने कोई Phi2, Q3 चार्ज से कोई Phi3 चार्ज फ्लक्स आया होगा, सबसे कुछ ना कुछ फ्लक्स आया होगा। मैंने सारे फ्लक्स की टोटल लगा लिया। ये पहली बोला गॉस का एडिशन बहुत अच्छा है, ये बंदा उसी के लिए फेमस रहा, उसी से उसने अपने मैथमेटिकल जर्नी की शुरुआत की थी, उसी से सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का जन्म हुआ, और उसी से बाद में फिजिक्स की इस टाइटल का भी जन्म हो गया। इसने क्या बोला कि हर एक चार्ज से कुछ ना कुछ इंटेंसिटी निकलेगी, वैसे इंटेंसिटी निकलेगी तो वो इंटेंसिटी किसी एरिया को क्रॉस करके निकलेगी। यहाँ से मान लो एक Q1 चार्ज है, इसने अपनी इंटेंसिटी ऐसी निकाली तो किसी एरिया को क्रॉस कर रही, हरे नहीं कर रहे। जब वो किसी एरिया को क्रॉस कर रही तो उसे मैं क्या बोलूं, उस एरिया ने कितनी इंटेंसिटी रिसीव करी, मतलब उसका फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया ना। हर चार्ज से इंटेंसिटी निकल रही है, हर चार्ज ने अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनाया होगा, तो सारे चार्जेस का मिलाकर नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पता करना चाहते। दैट इज द टारगेट ऑफ गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम बोलता है जितने भी चार्जेस है
सबका कुछ ना कुछ फ्लक्स है, सबका टोटल मिलाकर मुझे क्या मिलेगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स या कुछ ना कुछ नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। All his mathematical skills and all his physics knowledge, he could come to the concept that total electric flux phi is equals to 1 pi epsilon 0 times मतलब multiply, times मतलब multiply the net charge मतलब summation of all the charges, net मतलब total। यहाँ इंटीग्रेशन क्यों नहीं किया, इस सब चार्जेस एक दूसरे से दूर दूर है, summation of all the charges enclosed by that surface, enclosed surface से नीचे है ना, surface के बाहर है, अरे what will comes मिले, what does Gauss say, जितने भी चार्जेस उस सरफेस के अंदर कैद है उस सारे चार्जेस का टोटल ले लीजिए, उसको भी नेट चार्ज वैल्यू आएगी, उस नेट चार्ज वैल्यू को आप डिवाइड कीजिए एप्सिलॉन नॉट से, टोटल एडिशन कर लीजिए सारे चार्जेस का, उसे डिवाइड कीजिए एप्सिलॉन नॉट से, जो भी आंसर मिलेगा वो हर हाल में टोटल सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स रहेगा। ठीक है, इससे पहले हमने कंडीशंस क्या क्या डालती वो बात फिर अपना हर लॉ हर स्टेटमेंट कंडीशन के साथ ही आता है। हमारी कंडीशंस क्या है इसके लिए, if this has to be true, if this has to be true, तो what is the condition, surface should be enclosed, मतलब सब साइड से बंद होना चाहिए, ओपन सरफेस नहीं चलना। दूसरा, चार्ज इसके अंदर कितना लेना है ले लो, लेकिन सब इसके अंदर में बंद होना, सरफेस पे या सरफेस के बाहर नहीं होना। अगर आपने ऐसा कर दिया तो जो टोटल फ्लक्स मिलेगा इस पूरे चार्जेस के वजह से दैट वुड बी 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स द टोटल ऑफ ऑल द चार्ज। अब आप मान लेते हैं कि भाई ये समेशन ऑफ ऑल द चार्जेस जो आपने किया वो होगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 माइनस Q4, क्योंकि मैंने Q4 को नेगेटिव दिया था, प्लस डैश प्लस Qa। इन सारों की टोटल मिलाकर मैं कैपिटल Q लिख लूं तो मैं इसे और सिंपलीफाइड वे में लिख सकता हूं। आप बोलेंगे सर ये Q को मैं 1 से मल्टीप्लाई कर सकता, तो कर लो भाई। कुछ लोग बोलते नहीं इतने सारों का समेशन में कैपिटल क्यों नहीं लिखूंगा और स्मॉल क्यों लिखा, लिख भाई तेरी मर्जी, लेकिन अगर 1 स्मॉल क्यू लिख दिया तो यहाँ स्मॉल क्यू लिखना, 1 into small q would be this much, and this small q is summation of all the q's, जितने भी q's होंगे सबकी टोटल ऐसे स्मॉल q से लिखा दोगे तो ऐसा लिखोगे, कैपिटल q से लिखाओगे, इसके पहले जो लिखा होगा ऐसा लिखाओगे। सिंबल का चॉइस आप क्या करना है, यहाँ पे सिंबल का चॉइस चार्ज के लिए आप क्या करना है, कैपिटल q लिखा दो, स्मॉल q लिखा दो, समेशन के साथ लिखा दो, जैसे मर्जी समेशन हो गया उसके बाद ऐसा है ये भी बोल सकते, ठीक है क्या yes sir, ये हो गया हमारा गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट। व्हाट इज द स्टेटमेंट, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स टू एनी कोई भी एनी क्लोज सरफेस, बंद होना खुला नहीं होना, इज इक्वल टू 1 by epsilon times the net charge enclosed by that surface। कंडीशन से एनी सरफेस बट क्लोज सरफेस, ठीक है, और चार्जेस उसके अंदर एनक्लोज, चार्जेस सरफेस पे नहीं होना, सरफेस के बाहर नहीं होना। ओके, तो एप्सिलॉन नॉट का नाम तो पता ही है, स्पेस इफ अ क्लोज सरफेस S, सरफेस की टोटल वैल्यू सरफेस एरिया S, एनक्लोज्ड चार्ज Q, मतलब कि Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4 सबका समेशन आ गया, Q है। अब मैंने सिर्फ सिंबल दे दिया Q, ये सबसे सिंपलेस्ट तरीका क्या है, समेशन ऑफ Q को Q मान लेना, वो समेशन की वैल्यू लिखने की झंझट बच जाए। फिर जब बची रही थी तो मैंने आपका टाइम क्यों खाया, फंक्शंस लिखते हो टीचर किसी भी फॉर्मेट में, कैपिटल Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, समेशन ऑफ Q लिखकर दिखा सकते हैं, या तो जो सिंपलेस्ट टेक्स्ट बुक वर्जन है स्मॉल q वैसा भी दिखा सकते हैं। इन आपको सारे वर्जन्स होते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम हमने कैसे किया, I is 1 by epsilon times summation of all the charge को मैंने टोटल चार्ज Q मान लिया, यानी Q1 Q2 Q3 सारे चार्जेस का टोटल अप टू द लास्ट चार्ज, इसको डायरेक्टली Q बोलते हैं। समेशन दिखाएंगे तो थोड़ा सा स्टेप बढ़ेगा, और डायरेक्टली अपन डिस्क्रिप्शन में बोले कि पूरा चार्ज सरफेस एरिया जो एनक्लोज करो दैट एंटायर वैल्यू इज Q, तो हम यहाँ पे एंटायर वैल्यू को लिख सकते हैं, ठीक है, सीधे Q by epsilon नॉट लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा गॉस थ्योरम। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड सरफेस, ठीक है, हम लोग इसको ये भी तो जानते हैं I is equal to B dot ds, ये हमने पहले पढ़ा है और ये हमने अभी पढ़ा है। तो अब देखो क्या हो गया, मैं आपको तैयार कर रहा हूँ इसके प्रूफ के तरफ ले जाने,
This is what boss is telling you. This is what we are already knowing. ये हमें पता है, ये गॉस अंकल कहते हैं. तो अगर जो हमें पता है उसको घुमा दिया कि मैं गॉस अंकल तक लेके गया, तो ये प्रूव द गॉस. हाँ या ना? तो ये वैल्यू वहां तक पहुंचा दिया. गॉस अंकल. ये बात दिमाग में आ रही? ये तो ऑलरेडी पढ़ना पड़ने. पक्का? और ये बात बोल रहे हैं. अगर यहाँ से वहां तक पहुंच गए मतलब गॉस भी सही और हम भी सही. ये हमारा नॉलेज है गॉस का नॉलेज. तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस कैन बी एन इशू दैट प्रूफ विच करते गॉस लॉ को प्रूव करने. ठीक है, विल बी ट्राइंग टू प्रूव द गॉस लॉ या गॉस थ्योरम. कंसीडर पॉइंट चार्ज q. अब सिंपलिसिटी के हम क्या करें, एक ही चार्ज है, हजारों चार्ज लेकर अपना काम बढ़ाने का कोई इंटरेस्ट नहीं. एक ओनली वन चार्ज, इस चार्ज का नाम रखते हैं q. हजारों चार्ज लेंगे तो हजारों चार्ज का टोटल इज q. समझ गए? तो कंसीडर ए पॉइंट चार्ज q which is placed inside a closed surface. Closed surface का नाम रख दिया A. वो हमारे में सरफेस नहीं है, तो सरफेस नहीं है, मैं बना. मैंने जानबूझ के सरफेस है तो स्फीयर बना दिया. पूछो क्यों? एनी शेप है ना, वो एनी शेप, तो मैंने वो शेप चुन लिया जिसकी मेरे को सरफेस एरिया वॉल्यूम मतलब सारे पैरामीटर. अगर कोई गंदा का शेप ले लेता जिसको ज्योमेट्री में डेफिनेशन नहीं है, ऐसा कुछ, फिर तुम बोलूंगा इसका सरफेस एरिया बताओ, तो जवाब मेरे पास भी मुश्किल से आएगा. फिर बोलो बेटा एक काम कर, छोटी सी डीएस ना, डीएस की इंटीग्रेशन कर लेंगे और अपने को टोटल सरफेस एरिया मिल. लेकिन यहाँ पर मैं सच से बोल दूंगा टोटल सरफेस एरिया कितनी है, हाँ तो बताओ कितनी. स्फीयर है, स्फीयर, सर्कल नहीं. थोड़ा तो इज्जत रखो रे 10th तक के ज्योमेट्री टीचरों की. तो एक दो चार ऊपर नीचे क्या है, बातें करने के लिए भगा दूंगा फिर बात. बातें मत करो. ढाई, पौने 3, 3. आज ऊपर आते आते रुक गया. बताओ क्या आंसर है? 4 पाई आर स्क्वायर. क्लियर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है. वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब है. स्फीयर का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर. तो अब हमारे पास अगर ज्योमेट्री की इंफॉर्मेशन है तो हमारे लिए थ्योरम बनाने आसान है. अगर तुम्हारी ज्योमेट्री कच्ची तो और आप उसको इंप्रूव करने की कोशिश भी नहीं करोगे तो फिर आपको थ्योरम्स डिफिकल्ट आएंगे हमारे. ठीक है, एटलीस्ट जब आपको कुछ पॉइंट रिकलेक्ट करवा रहे स्कूल डेज के उस समय तो उसको याद कर लो अच्छे से. ठीक है, रेगुलर शेप लेने के बाद मैंने एक रेगुलर शेप चुन लिया है और अब क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर में चार्ज रखना है ना, मैं बहुत ही चतुराई से उसके सेंटर पे रख देता हूँ. इतना चतुर हूं मैं. सबसे डिस्टेंस r would be radius. तो जब हमारे को लिबर्टी मिली तो हम तो पूरा लपेट लेंगे, चीजों को सिंप्लीफाई कर लेंगे. आप कहीं पर भी रख सकते थे, कहीं पर भी मतलब सेंटर पे भी रख सकते थे. इसके बाद जानबूझ के वहां रख लिया, मेरा आसान हो जाए काम. तो ऐसा शेप रखा, चार्ज यहाँ रखा, तो ये r अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है. यहाँ का डीएस, यहाँ का डेटा तकलीफ देगा. हाँ है ना. अब रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट के साथ तकलीफ क्या है मैं समझाता हूँ. आपने ऐसे अजीबोगरीब शेप बना दिए तो मैंने आपको यहाँ पर एक एरिया दी डीएस और चार्ज कर रखा यहाँ पर. अब यहाँ से जो इंटेंसिटी निकलेगी और से देखो ये इंटेंसिटी इसके साथ नॉर्मल एरिया नहीं बना रही, तो फिर मुझे और नॉर्मल लेना पड़ेगा, फिर नॉर्मल कंपोनेंट का ई cos थीटा बनाना पड़ेगा. मैंने सीआर ले लिया, मेरे पास एडवांटेज क्या है, एरिया डीएस, इंटेंसिटी निकली कैसे, तो एरिया डीएस को नॉर्मल एच निकली. बोलेंगे मैं एरिया डीएस यहाँ लेना भाई किसने रोका, शॉक से ले. इंटेंसिटी निकली तो इसको नॉर्मल एच निकली. मैं आपको सरफेस एरिया यहाँ ली डीएस, इंटेंसिटी यहाँ से निकालो, देखो फिर से नॉर्मल है. तो एक रेगुलर ज्योमेट्रिकल फिगर लेने का एडवांटेज ये है कि आपको वो cos थीटा वाला फैक्टर भी देने की जरूरत नहीं. n इक्वल टू e cos थीटा था ना, तो यहाँ पर n वुड बी इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास आगे इसकी जरूरत नहीं बची. नॉर्मल निकल रही है तो नॉर्मल वाली इंटेंसिटी लेनी पड़ेगी. तो स्फीयर हमें वो सब एडवांटेजेस देता है, इसलिए मैंने एक क्लोज सरफेस ले लिया जो कि स्फेरिकल शेप का है. चार्ज जो टोटल चार्ज है समझ लो, मैंने उसके सेंटर पर रख दिया. टोटल चार्ज की वैल्यू कितनी है, q. फिलहाल के लिए एक ही चार्ज ऐसा समझो, स्फीयर का रेडियस ले लेते
R. Small r या capital R वो आपकी इच्छा। अब imagine a sphere B, the small radius R with charge Q at the center of the sphere. अब ऐसा करने से क्या होता है कि हम लोग चार्ज को enclosed मान सकते हैं, ठीक है? enclosed से क्या मतलब है? कभी कभी ऐसा हो सकता है टीचर्स आपको ऐसी सिचुएशन देते कि चार्ज इज ऑन दिस सरफेस, ऐसी सिचुएशन अगर आपको देते कि चार्ज इज ऑन द सरफेस तो मुश्किल है, गॉस थ्योरम तो फिट ही नहीं होगा। गॉस थ्योरम की शर्त क्या है? चार्ज उनके एनक्लोज। आप क्या करो, इसको और एक ऑब्जेक्ट है, एक इमेजिन करो ये ए है वो बी है, इसके अंदर वो एनक्लोज है। समझ में आ गया ना? अगर आपका ये मोबाइल खुला है, आप चाहते हैं एनक्लोज ले तो ठीक है, थैले के अंदर डाल दो, जरा एनक्लोज है, समझेगी नहीं समझे ना, कर सकते हैं ना एनक्लोज, बस ऐसे ही कर सकते हैं हमारा जुगाड़। इसलिए हम यहाँ पे दो स्फीयर की बात कर रहे हैं। तो ये स्फीयर बी से इंटेंसिटी कितनी है? तो स्फीयर अगर हमने बोला, स्फीयर बोलने से हमारा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया कि मैं आपको यहाँ पर सरफेस एरिया वो स्पेसिफिकली दे सकता हूँ, ठीक है, सीएम। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बाय आर। ये अचानक कहां से आ गई इंटेंसिटी का प्रॉब्लम? अचानक से नहीं आया, जब हम चैप्टर के बिगनिंग में आए थे फोर्स अपॉन यूनिट चार्ज और इंटेंसिटी, ठीक है, फोर्स में Q1 Q2 था, फिर एक चार्ज को इधर शिफ्ट किए थे, फोर्स अपॉन चार्ज की इंटेंसिटी याद रखे, वहां से लाया इंटेंसिटी का फॉर्मूला। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें मिल रही है, इसके लिए हम काम क्या कर सकते हैं उसको अच्छे से समझना। मैंने एक बार डायग्राम फिर से बना दूं क्या कि मेरे पार्ट्स में लिख लो, क्योंकि डायग्राम मिटते चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखने के लिए कुछ नहीं, मैं आपको डायग्राम एक बार बनाता हूँ, फोटो ले लेना। सपोज मेरे पास ये सरफेस है, ये सरफेस करीब करीब सरफेस ले लिया, चलेगा? चार्ज यहाँ पर है, ऐसे भी हो सकता है। आप बोल सकते हैं आइडियल सिचुएशन जो आप बताते हैं वैसा मत करो, कुछ भी हो सकता है, सच में कुछ भी बनाओ, कहीं पे भी रखना तो कर दिया। लेकिन इसके बाद हम जो चतुराई कर रहे हैं वो ये कि इसके राउंड एक स्फीयर इमेजिन कर रहे हैं, इसके सेंटर पे चार्ज, उसे बोल दिया बी, इसके रेडियस को बोल दे रहा हूँ आर, अंडरस्टैंडिंग आर। अब मेरे बताओ बी ने एनक्लोज किया कि नहीं किया उसको, और ए ने भी एनक्लोज किया, तो जो बी से फ्लक्स एक्सप्रेस होगा वही तो ए तक पहुंचे, जो रोशनी सूरज से निकली मर्क्यूरी वीनस को क्रॉस करी वही तो धरती को भी पहुंचेगी। यहाँ से इसको सूरज समझो, यहाँ से जो इंटेंसिटी निकल रही है वो आगे भी जा रही है। याद दिला दूं कि जो सर्कल या स्फीयर जो आपको लग रहा है तो मैंने इमेजिनरी ड्रॉ किया, वहां पे सच में ऐसा कोई मटेरियल थोड़ी है, ये कपड़ा था या एक प्लास्टिक था जिससे मैंने इसे लपेट दिया, इसे भी ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन है, जस्ट टू यूज द लॉस ऑफ ज्योमेट्री वैल्यू, या तो कोई अड़चन नहीं। इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, यहां से अगर आप इंटेंसिटी निकालोगे दैट वुड बी कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला। उसमें मैंने आर स्क्वायर में जो आर दिया वो इस स्फीयर का आर दिया, बराबर। अब मैं चाहता हूं कि आप मुझे फ्लक्स बताएं, फ्लक्स के इंटेंसिटी इनटू एरिया करना पड़ेगा, उस एरिया को क्या ले लिया मैंने, ये इंटेंसिटी इस एरिया से प्रोजेक्ट ई इनटू डीएक्स। क्या ई की वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है? एक बार इसका फोटो ले लेते हैं, तुम ये आगे बढ़ जाओगे, एक फोटो बना लो इसका जल्दी से। हाँ, इक्वल टू 1/4 का किलोमीटर फॉर्मूला आया अपन ने, तो इसके चार्ज दूसरा होना चाहिए, इंटेंसिटी इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय सिंगल चार्ज, ठीक है? तो हमने एक सिंगल चार्ज लिखा, तो हम यहाँ पे फोर्स लॉ में क्या होगा, हजारों चार्जेस पूरे जमा कर, इसलिए दूसरे चार्ज से लेंगे ना, ये इंटेंसिटी की वैल्यू यहाँ से शिफ्ट कर देंगे, सब्स्टिट्यूटिंग दैट इंटेंसिटी का इक्वेशन इन द फ्लक्स इक्वेशन। तो इंटेंसिटी का इक्वेशन क्या था, जल्दी से याद करो, E is equals to 1/4 pi epsilon naught into Q by R। इसको हमने इक्वेशन 1 माना था, और इक्वेशन 2 क्या था, pi is equals to E dot Ps। क्या मैं इस E की वैल्यू इक्वेशन 2 में डाल सकता हूँ? 1/4 pi epsilon naught into Q by R square into
ds ये बन गया बेटा d5। अब मैं ये d5 से टोटल फ्लक्स निकालना पड़ेगा। मैंने स्फीयर बी में ds लिया था, चार्ज यहाँ पर लोकेटेड था, मैंने जो इंटेंसिटी और फ्लक्स की डिस्कशन की वो इतने ही यहाँ पे मुझे इस पूरे पे निकालना है। फिर अगर मेरा अगर शेप बाहर का ए था, इसकी जो भी टोटल फ्लक्स निकलेगी वो किसके साथ जोड़ेगी, बाहर का स्फीयर ए के साथ जोड़ेगी कि नहीं। यहाँ से जो भी निकलेगा इसने एक्सपीरियंस किया मतलब उसने भी एक्सपीरियंस, सूरज से जो रोशनी मर्क्यूरी वीनस एक्सपीरियंस करे वही रोशनी धरती भी एक्सपीरियंस करेगी, डिस्टेंस बदल जाएगा सिर्फ। तो अब मुझे ये सारे डीएस को इंटीग्रेट करने का इरादा है। सारे डीएस को इंटीग्रेट करूंगा तो क्या मिलेगा, एस मतलब टोटल सरफेस एरिया पे आने वाली इंटेंसिटी। जिसके लिए इंटीग्रेशन करेंगे तो मुझे टोटल फ्लक्स फाई इंटीग्रेशन ऑफ d5 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/4πε0 into q upon r square into ds। क्या समझ रहे हैं? यस। कौन कांस्टेंट से इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएंगे, 1/4πε0 तो पैदाशी कांस्टेंट है। क्या ये q बाहर आ सकता है? आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि एक बार मैंने चार्ज जो इंक्लूड कर दिया 10 कूलम 5 कूलम 50 कूलम वो तो इंक्लूड हो गया, कुछ अंदर जा नहीं सकता, कुछ बाहर आ नहीं सकता। चार्ज जो इंक्लूड एक बार कर दिया सो कर दिया तो q भी कांस्टेंट। व्हाट अबाउट r स्फीयर का r स्क्वायर बाहर निकल जाएगा, इस ऊपर से पूरी इंटेंसिटी का वैल्यू बाहर निकल जाएगा as 1/4πε0 इंटीग्रेशन ऑफ ds। इंटीग्रेशन ऑफ ds क्या बनेगा, ये बन गया s। अब मुझे याद दिलाओ कि वो स्फीयर का s यानी टोटल सरफेस एरिया कितना, पाई r स्क्वायर। अगले स्टेप में मैंने यहाँ पे 4πr² डाल दिया। अब देखो क्या मस्त सीन बना, 4 पाई काट दिया, r स्क्वायर काट दिया, तो 1 into q is q और डिवाइड, और लेफ्ट साइड में कौन है, हो गया वास्तव में समझ में आ रही है, नहीं समझा तो मैंने 200 बार लिखा, अगर चाहे तो 2 बार लिखोगे ठीक है। तो बहुत प्रॉफिट शायद हमने नहीं किया, ये स्टेप्स एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ, जल्दी से देख लो। d5 के एक्सप्रेशन में मैंने इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन डाला ds as it is, इक्वेशन 2 से d5 = e into ds था, इसमें इक्वेशन 1 का e का फॉर्मूला डाला। अब मुझे चाहिए टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स के लिए मुझे d5 को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो मैंने d5 को इंटीग्रेट किया, सारे टर्म्स कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दूंगा। d5 का इंटीग्रेशन 5, सारे कांस्टेंट्स 1/4πε0 q² बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ ds is s सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। स्फीयर होने के नाते टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, इस 4πr², यहाँ का 4π ये 4π कैंसिल, ये वाला r² वो वाला r² भी कैंसिल, तो बचा 1 into q is q, ठीक है, डिवाइड बाय एप्सिलॉन, तो 1/ε0 into q ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज आवर फोटो लिखे आखिर में क्वेश्चन हमें समझ गया। यस, आज के एपिसोड में हमें नाम दे सकते हैं मेरे ख्याल से, और 1 मिनट का टाइम दे दो, ग्लॉसरी की यूजेस क्या क्या रहते हैं ये आप चाहो तो क्लिक कर दो, हर एक यूज की डिटेल हमें 1 by 1 अगले एपिसोड से डिस्कस करना है। we'll be using all those applications 1 by 1 in the next episode, ठीक है। these are the applications of us in Gauss theorem, the total electric flux over a closed surface is equal to in low 1/ε times the charge enclosed, what of enclosed charges, none of these, option B एग्री किया अपना बढ़िया। तो चलो हो गए तुम लोग एप्लीकेशन से, अगले क्लासेस में। थैंक यू।